हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू वंस अगेन टू दिस चैनल प्रभावी कंपटीशन। अब मैं सबका स्वागत करता हूं दोस्तों, और आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे, तैयारी भी बहुत जम के कर रहे होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि यूथ कंपटीशन टाइम्स की ये बुक चल रही है, जिसमें ऑलरेडी हमने इसके बहुत सारे पोर्शन को कवर कर लिया है। जैसे कि हमने इसकी हिस्ट्री कवर कर रखी है, इसकी हमने पॉलिटी कवर कर रखी है, और साथ में इसकी ज्योग्राफी भी हमने पूरी, मतलब वर्ल्ड ज्योग्राफी के साथ में इंडियन ज्योग्राफी भी हमने कवर कर रखी है, और अभी हमने इकोनॉमिक्स स्टार्ट कर रखा है। दोस्तों, इस बुक की कुछ खास बात है जो मुझे लगता है कि मुझे और आपको भी अट्रैक्ट करता होगा। ठीक है, कि इस बुक में क्वेश्चंस के फॉर्म में ये पूरी बुक है। एक क्वेश्चन देता है, फिर उसके बाद अच्छा खासा एक्सप्लेनेशन है। तो दोस्तों, एक क्वेश्चन सिर्फ वो क्वेश्चन नहीं है, उसके साथ में जो एक्सप्लेनेशन है उसको कंप्लीट बनाता है। एंड डेफिनेटली मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि आपको वो सारे इन्फॉर्मेशन दिए जाएं जिससे आपका एग्ज़ाम में कोई भी ऐसा तथ्य या पॉइंट या कॉन्सेप्ट आपका जो है ऐसा ना रहे कि अनक्लियर छूट गया। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करेंगे। इकोनॉमी का एक वीडियो मैंने आज अपलोड किया था, उसे ज़रूर देखें। वो चैनल पे ऑलरेडी अपलोडेड है, एक प्लेलिस्ट है पूरे इस बुक की, उस प्लेलिस्ट को जाके देखें। उसका नाम है यूथ कंपटीशन टाइम्स। ठीक है, जीके, उसको देखें अगर पिछले वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो। आज का जो टॉपिक होने वाला है वो है पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट। पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट में पहला सवाल देखते हैं। पहला सवाल कहता है कि इन एन इकोनॉमी देयर कुड बी डैश सेक्टर्स और सेक्टर्स विच आर डोमिनेंट इन टर्म्स ऑफ टोटल प्रोडक्शन एंड एम्प्लॉयमेंट। देखिए, किसी भी कंट्री में जो इकोनॉमी होती है ना, वहाँ पे सेक्टर्स तो होते ही होते हैं, और तीन तो बेसिक सेक्टर होते हैं। जैसे कि तीन सेक्टर में एक आता है प्राइमरी सेक्टर, दूसरा आता है सेकेंडरी सेक्टर, और तीसरा आता है टर्सरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्सरी सेक्टर। इसके अलावा भी सेक्टर्स हैं जिसको हम लोग अभी के कॉन्टेक्स्ट में नहीं बात करेंगे, क्योंकि दीज आर द बेसिक सेक्टर्स। तो इसमें जो प्राइमरी सेक्टर होता है वो एग्रीकल्चरल सेक्टर होता है। यहाँ पे जो एक्टिविटी होती है वो पूरी की पूरी रॉ मटेरियल, नेचुरल रिसोर्सेज वगैरह पे बेस्ड होती है। यहाँ पे खेती होती है, यहाँ पे एक्सट्रैक्शन होता है नेचुरल रिसोर्सेज का। ठीक है, याद रखिएगा, यहाँ पे कोई भी प्रोडक्शन एक्टिविटी नहीं होगी। यहाँ पे प्रोडक्शन एक्टिविटी नहीं होती है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक्सट्रैक्शन होगा, हार्वेस्टिंग होगा नेचुरल रिसोर्सेज का, और इसके अलावा इसमें जो है एग्रीकल्चरल एक्टिविटी होती है। वही अगर बात करें सेकेंडरी सेक्टर की, तो यहाँ पे जो रॉ मटेरियल का यूज और उसको कन्वर्ट करके प्रोडक्शन करना शुरू हो जाता है। सो इट कंप्राइजेस कंस्ट्रक्शन, मैन्युफैक्चरिंग, प्रोसेसिंग, मेनली डीलिंग विद द इंडस्ट्रीज। तो जैसे जितने भी अपने कारखाने देखे हैं ना, जहाँ पे कोई कार बना रहा है, कोई कुछ बना रहा है, कोई स्टील बना रहा है, वो सब क्या है, मैन्युफैक्चरिंग है। वो सब सेकेंडरी सेक्टर के पार्ट है। तीसरा आता है सर्विस सेक्टर, या फिर जिसे हम टर्सरी सेक्टर कहते हैं। यहाँ पे मेनली जो चीज़ें होती है ना, वो आपको नॉन टेंजिबल टाइप की चीज़ें होंगी, कुछ आपको देखने को, छूने को नहीं मिलेगा। जैसे कि कोई टीचिंग कर रहा है, जैसे मैं टीचिंग कर रहा हूँ, तो दिस इज़ ए काइंड ऑफ सर्विस विच आई एम रेंडरिंग। तो आप मेरे टीचिंग को आप छू सकते हो क्या? नहीं, मतलब ये एक सर्विस है। वैसे ही इंटरटेनमेंट, वैसे ही आपको टीचर्स का काम हो गया, या फिर कोई सा भी ऐसा काम है जिसमें आप सर्विस अवेल कर रहे हो, मूवी देखने जा रहे हो, तो ये टर्सरी सेक्टर में आता है। तो किसी भी इकोनॉमी में सेक्टर होते हैं, कंपलसरी होते हैं। बिना सेक्टर के इकोनॉमी नहीं होती। हमारे अगर कंट्री की बात करें तो मेनली हमारे पास तीन सेक्टर है, चौथा सेक्टर धीरे धीरे डेवलप कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर होने वाला है वन और मोर। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कहता है कि पीपल लाइक स्मॉल फार्मर and seasonal laborers who regularly moves in and out of poverty called what? तो देखिए, आपने देखा होगा ना कि स्मॉल फार्मर्स या फिर जो लेबरर्स होते हैं, तो उनको क्या है ना, कभी वो बिल्कुल गरीब हो जाते हैं, फिर वो थोड़ा सा उससे बाहर निकल जाते हैं, इस तरीके से उनका चलता रहता है। तो इस तरीके की पॉवर्टी को क्या कहते हैं, और इस तरीके के पुअर को क्या कहते हैं, पूछा जा रहा है। तो इस तरीके के पुअर को हम लोग चर्निंग पुअर कहते हैं, जो कि रेगुलरली सीजनल होता है। एक सीजन में फार्मर के क्या है, खेती किया उसने, ठीक है, फसल उगा ली अच्छा खासा, डिपेंडिंग अपॉन मानसून वगैरह जो भी है, राइस की खेती कर ली, या फिर किसी और एरिया में रहता है भारत में, तो किसी चीज़ की खेती कर ली। दूसरे सीजन में उसकी खेती ही नहीं हुई,
तो एक सीजन में तो हो सकता है उसके पास पैसा आ गया, हार्वेस्टिंग सीजन में क्या होगा, हार्वेस्टिंग जब वो करेगा, जब अपने फसल को काटेगा तो उसके पास पैसा आ जाएगा। लेकिन वही जब वो बुआई के सीजन में जाएगा, जब वो उसको बोना है, ठीक है, किसी चीज़ को सो करना है, बोना है, तो उस समय तो उसे पैसे चाहिए, उसके पास पैसे नहीं रहेंगे, तो वो गरीब होता रहता है बार बार। तो इस तरीके की चीज़ों को हम चर्निंग पुअर कहते हैं। सो पोवर्टी इज़ एन इनएबिलिटी टू फुलफिल द मीगर नेसेसिटीज़ लाइक हाउस, ठीक है, गरीब किसको कहेंगे, जिसके पास घर नहीं है, खाने को खाना नहीं है, फूड नहीं है, पहनने को कपड़ा नहीं है, साथ में एजुकेशन भी नहीं है। एजुकेटेड होगा तो कुछ ना कुछ कर ही लेगा, वो कोई भी काम करे, पढ़ा सकता है, या फिर एजुकेशन है तो नौकरी पा सकता है। सो चर्निंग पुअर मूव इन एंड आउट ऑफ पॉवर्टी लाइन। इट इज़ ए क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांजिएंट पुअर। ट्रांजिएंट पुअर का मतलब है कि कभी वो गरीब हो जाता है, कभी वो अमीर रहता है, मतलब अमीर तो नहीं कहना, मतलब गरीबी से बाहर निकल आता है। हु फ्लोट्स ऑन द पॉवर्टी लाइन। अगला सवाल देखते हैं। दादा भाई नौरोजी, इनको हम लोग ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं। दादा भाई नौरोजी को हम लोग ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं। ये पहले व्यक्ति थे जिन्होंने भारत का मतलब प्रयास किया था, साइंटिफिक तौर पे नहीं, बट इन्होंने जो है नेशनल इनकम निकाल के दे दिया था। सो दादा भाई नौरोजी वॉज द फर्स्ट पर्सन टू डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ डैश इन प्री इंडिपेंडेंस इंडिया। तो इन्होंने किस बात की थी, तो इन्होंने पॉवर्टी लाइन को इन्होंने कहीं ना कहीं चर्चा में लाया था, इन्होंने निकाला था कि पॉवर्टी लाइन क्या होगा। सो दादा भाई नौरोजी, हु इज़ ऑल्सो कॉल्ड ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, इन्होंने एक किताब लिखी। इस किताब का नाम था पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। इन्होंने ना जो ड्रेन कर रहे थे, ब्रिटिशर्स ड्रेन कर रहे थे कि भारत का धन भारत में यूज होने ही नहीं देते थे। वो क्या करते थे, भारत से धन को ले जाके अपने देश में यूज करते थे। तो इस चीज़ को उन्होंने ड्रेन का नाम दिया, और ड्रेन थ्योरी इन्होंने काफ़ी फेमस करी। साथ में इन्होंने किताब लिखी पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ही मेड अर्लीस्ट एस्टिमेशन ऑफ पॉवर्टी लाइन। जो लाइन इन्होंने बताई कि ₹16 से लेकर ₹35 तक का जो लाइन है पर कैपिटा एक साल में अगर व्यक्ति इतना कमाता है या फिर इससे कम कमाता है तो पॉवर्टी लाइन से नीचे आ जाएगा। इट वाज बेस्ड ऑन द कॉस्ट ऑफ सब्सिस्टेंस, कि मतलब जीने के लिए कितना पैसा चाहिए, या फिर मिनिमम बेसिक डाइट, जैसे कि कोई बंदा मिनिमम बेसिक डाइट का पार्ट क्या होगा, राइस होना चाहिए उसके पास आटा यानी कि फ्लोर होना चाहिए। इसके अलावा उसके पास दाल हो सकता है, मटन ओकेजनली हो सकता है, ना भी मिले, घी हो सकता है, सॉल्ट हो सकता है, वेजिटेबल हो सकता है। अगला सवाल देखते हैं। विच इज अ सब्सिस्टेंस फैक्टर यूज टू मेजर द पॉवर्टी लाइन इन इंडिया। आंसर होगा एजुकेशन। विच इज अ सब्सिस्टेंस फैक्टर यूज टू मेजर द पॉवर्टी लाइन इन इंडिया। आंसर होगा education. So the subsistence requirement or basic needs are food, cloth and shelter. Education is used as a subsistence factor to estimate poverty, as due to lack of education or illiteracy power to earn money becomes less. इसीलिए देखिए एजुकेशन की कितनी वैल्यू है कि अगर आप एजुकेटेड नहीं हो तो आपको पैसा कमाने में दिक्कत आएगी, ठीक है, आपका जो अर्निंग कैपेसिटी है वो ड्रास्टिकली लेस हो जाता है। सो अकॉर्डिंग टू नीति आयोग नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, देखिए मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स की बात आई है तो इसको थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। बोला गया कि क्या सिर्फ आप कि कौन सा व्यक्ति कितना कंज्यूम करता है उसके बेसिस पे वो डिसाइड कर लोगे क्या कि कोई व्यक्ति अमीर है या गरीब है या फिर गरीब नहीं है, सिंपल शब्दों में कहें तो ये बात गलत साबित हुई थी, क्योंकि मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी ने प्रूव कर दिया कि एक आदमी को हो सकता है कि उसका न्यूट्रिशन मिल रहा हो, लेकिन उसको हो सकता है कि सेफ ड्रिंकिंग वाटर नहीं मिल रहा है, हो सकता है उसको एजुकेशन नहीं मिल रहा है, हो सकता है उसका हेल्थ ख़राब है। तो कई तरीके से आदमी जो है गरीब हो सकता है। तो नीति आयोग के द्वारा ये निकाला जाता है, नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स निकाला गया था बेस्ड ऑन द नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे हुआ था, चौथा वाला, जो कि 2015-16 में हुआ था। So while 25.01% of the population was multidimensionally poor in country, the poverty ratio was as high as 32.75% in rural areas during that year. This was against 8.1% of the population in the urban area. तो देखिए तो ओवरऑल निकाला गया मल्टी डायमेंशनली पुअर का, तो मिला कि 25.01% लोग पुअर हैं,
इसमें देखा गया कि 32.75% लोग जो है रूरल एरिया में पुअर है, मतलब रूरल एरिया में ज़्यादा लोग पुअर है। वही देखा गया कि 8.1% लोग जो है अर्बन पॉपुलेशन वो पुअर है। अगला सवाल देखते हैं, व्हेन वर्कर्स मूव फ्रॉम वन जॉब टू अनदर जॉब दिस इज नोन एज व्हाट। अगर एक व्यक्ति एक जॉब से दूसरे जॉब में जाता है तो इस तरीके के अनएम्प्लॉयमेंट को, हो सकता है कि एक व्यक्ति ए है, वो किसी स्टील फैक्ट्री में काम कर रहा था, यहाँ पे उसको 10,000 की सैलरी मिल रही थी। एक एग्जाम्पल लेते हैं। फिर इस व्यक्ति ने क्या किया कि इसको देखा कि भाई अपॉर्चुनिटी मेरे लिए तो अच्छी है, तो इसने क्या किया, इस जॉब से, ये स्टील की कंपनी मान लो ये टाटा स्टील थी, अब यहाँ से उठ के ये चला गया वेदांता स्टील में, यहाँ पे इसको 12,000 रुपये मिल रहा है। लेकिन मान लो कि इसने ये 10,000 की नौकरी छोड़ी और इसको 2 महीने टाइम लग गए ये नई वाली नौकरी को पकड़ने के लिए, तो 2 महीने तो अनएम्प्लॉयड रहा। तो इस 2 महीने के जो अनएम्प्लॉयड रहा जॉब चेंज के चक्कर में, उसको हम लोग बोलते हैं फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। सो फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट इज अ टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट दैट अकर्स व्हेन वर्कर्स मूव फ्रॉम वन जॉब टू अनदर जॉब। It is also called search employment and based on the circumstances of the individual। कि उसने डिसाइड करा है कि भाई मुझे मूव करना है, दूसरे जॉब को पकड़ना है, और उस बीच में वो अनएम्प्लॉयमेंट केस का शिकार हो गया। अगला सवाल देखते हैं, डिसगीज्ड अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया इज मेनली रिलेटेड टू व्हाट। अब देखिए ये भी बहुत होता है। डिसगीज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, सबसे पहले तो आंसर जान लो कि एग्रीकल्चरल सेक्टर में होता है। अब इसका एग्जांपल मैं समझाता हूँ आपको। मान लीजिए कि एक लैंड है, ये हो सकता है ये 10 कट्ठे का लैंड हो, ठीक है, जो भी लैंड है, यहाँ पे ज़रूरत है मात्र 2 लेबर की। मान लीजिए कि 2 लेबर काम करेंगे तो ये लैंड का जो है इतना ही लेबर की रिक्वायरमेंट है। एक घर से 2 बंदे आ जाए तो ये लैंड का काम हो जाएगा, इससे ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। बट एम्प्लॉयमेंट दिखाने के चक्कर में इसमें मान लो 10 लोग काम कर रहे हैं कि हम भी भाई खेत में काम करते हैं, तो ये 10 लोग काम कर रहे हैं, बट चाहिए था कितना, 2 ही लोग। तो इस तरीके से जो 8 लोग हैं ना वो एक्स्ट्रा काम कर रहे हैं, और ये 8 लोग जो हैं ये कह सकते हैं हम कि डिसगीज्ड अनएम्प्लॉयमेंट में आते हैं, कि भाई ज़रूरत नहीं है तब भी ये काम कर रहे हैं, तो क्या उसको हम लोग एम्प्लॉयड मान लेंगे? नहीं, वो लोग डिसगीज्ड एम्प्लॉयमेंट का पार्ट है, और ऐसा एग्रीकल्चरल सेक्टर में खूब देखने को मिलता है। ठीक है, देख लेते हैं। डिसगीज्ड अनएम्प्लॉयमेंट इज ए कंडीशन वेयर इन मोर पीपुल आर एम्प्लॉयड देन एक्चुअली नीडेड इन सर्टेन टास्क, दस मार्जिनल प्रोडक्टिविटी इज जीरो। इट इज़ प्राइमरली ट्रेस्ड इन द एग्रीकल्चरल एंड अनऑर्गेनाइज सेक्टर ऑफ इंडिया। ठीक है, कहाँ कहाँ देखने को मिलता है? एग्रीकल्चरल सेक्टर में देखने को मिलेगा, साथ में अनऑर्गेनाइज सेक्टर में भी देखने को मिलेगा। नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस ने, जो कि अंडर आता है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम के इम्प्लीमेंटेशन वाले उस मिनिस्ट्री के अधीन आता है। इट मेजर्स अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। IRDP, जिसको हम लोग इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम कहते हैं, ट्राइसेम, रेसीती, रुद सेती, JRI, मनरेगा, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट बोलते हैं इसको, प्राइम मिनिस्टर कौशल विकास योजना, स्टैंड अप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, ये सब स्कीम लाई गई हैं ताकि टैकल किया जा सके, इरेडिकेट किया जा सके अनएम्प्लॉयमेंट को। ठीक है, एक फिगर है, ये फिगर आप देख लेना, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ये लेटेस्ट वाला थोड़ा बहुत देख लेना, बाकी तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अगला सवाल देखते हैं, लॉरेंज कर्व क्या दिखाता है? लॉरेंज कर्व हमेशा याद रखिएगा इनकम डिस्ट्रीब्यूशन को दिखाता है। लॉरेंज कर्व जो है इनकम डिस्ट्रीब्यूशन को दिखाता है। कहने का मतलब कि जो भारत में पैसा है वो पैसा कौन से लोगों के पास है, ऊपर वाले जो टॉप वाले लोग हैं उनके पास कितना पैसा है, नीचे वाले जो 90% लोग हैं कितना पैसा है। तो ये इनकम का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो दिखाता है। तो कह सकते हैं इसको कि भाई इनकम इनइक्वालिटी को भी दिखाता है। बिल्कुल सही है, तो आंसर होगा लॉरेंज कर्व जो है इनकम डिस्ट्रीब्यूशन को दिखाता है। सो द लॉरेंज कर्व वाज डेवलप्ड बाय मैक्स ओ लॉरेंज, इन्हीं के नाम पे रिस्पेक्टफुली रख दिया गया इस कर्व का नाम। 1905 में इन्होंने इसको डेवलप किया था। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम इन एन इकोनॉमी इज रिप्रेजेंटेड बाय लॉरेंज कर्व। गिनी कोएफिशिएंट जो है, गिनी कोएफिशिएंट वो क्या दिखाता है? इट इज़ डिराइव्ड फ्रॉम दिस ओनली। गिनी कोएफिशिएंट जो है वो इनकम इनइक्वालिटी को दिखाता है, जो कि बेस्ड है लॉरेंज कर्व पे।
ठीक है, विच इज़ यूज्ड टू मेजर द डिग्री ऑफ इनकम इनइक्वालिटी। तो दो बातें हैं यहाँ पे, लॉरेंज कर्व सीधा पूछे कि क्या है तो वो इनकम डिस्ट्रीब्यूशन को दिखाता है, गिनी कोएफिशिएंट पूछे तो ये बेस्ड है लॉरेंज कर्व पे, बट क्या दिखाता है, इनकम की इनइक्वालिटी को दिखाता है। ठीक है, कि भाई इनकम इनइक्वालिटी कब होती है, जब मान लीजिए कि किसी देश का 90% पैसा वहाँ के 10% लोगों के पास ही है। ठीक है, 90% पैसा मात्र 10% लोग होल्ड कर रहे हैं, रिमेनिंग 90% जो लोग हैं पीपल, दे आर होल्डिंग ओनली 10% ऑफ द मनी। इस तरीके से भी हो सकता है, या फिर इस तरीके से भी हो सकता है कि 1% जो लोग हैं वो 50% से ज़्यादा पैसा होल्ड कर रहे हैं। तो कहने का मतलब कि पैसा जो है इक्वली सब में नहीं बट रहा है। इस तरीके की चीज़ को हम लोग इनकम इनइक्वालिटी कहते हैं। अगला सवाल देखते हैं, फुल एम्प्लॉयमेंट इज द लेवल एट विच देयर इज डैश। फुल एम्प्लॉयमेंट एक लेवल है एट विच देयर इज व्हाट, देयर इज नो फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। मैंने बताया था कि फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट कब होता है, जब एक बंदा जॉब चेंज करता है कुछ समय के लिए, वो मान लो कि अपॉर्चुनिटी, नई अपॉर्चुनिटी के चक्कर में जॉब चेंज किया और उस बीच में वो अनएम्प्लॉयड हो गया नई जॉब मिलने से पहले। तो इस तरीके की जो अनएम्प्लॉयमेंट होती है फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। वेयर एज क्वेश्चन कह रहा है कि फुल एम्प्लॉयमेंट इज द लेवल एट विच देयर इज नो फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। अगला सवाल देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स अबाउट मिनिमम वेजेस। देखिए, अगर सरकार डिसाइड ना करे ना मिनिमम वेज, तो लोग ना ऐसे ऐसे हैं कंजड़ कैया जो भी कह लो, ऐसे ऐसे लोग हैं जो कि एक लेबर को उसका ड्यू रिस्पेक्ट नहीं देंगे। उस लेबर को मान लो 100 रुपये में ही काम करा लेना चाहेंगे मिनिमम में, कुछ तो चाहते हैं कि भैया खिला पिला के ही काम करा लो। तो सरकार ने मिनिमम वेज डिसाइड करा है। सो मिनिमम वेज के बारे में फॉल्स आपको बताना है। पहला देखते हैं, ए मिनिमम वेज लॉ बेनिफिट्स ऑल अनस्किल्ड वर्कर्स। जी नहीं, ये गलत है। मिनिमम वेज जो एक्ट है जो कि 1948 में आया था, ये लाया गया था ताकि अनस्किल्ड और स्किल्ड वर्कर्स जो है इंडस्ट्री में, उनके लिए फिक्स किया जा सके उनका मिनिमम वेजेस। ठीक है, सो ऑल अनस्किल्ड जो है यहाँ पे गलत हो जाता है। दिस एक्ट वॉज कंसिडर्ड टू बी वायलेशन ऑफ आर्टिकल 19(1)(f), बट सुप्रीम कोर्ट रूल्ड दैट एक्ट इज बेस्ड ऑन द DPSP, दैट इज डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी अंडर आर्टिकल 43, जिसको हम कहते हैं कि इक्वल रिम्यूनरेशन फॉर इक्वल वर्क ऐसे करके बोलते हैं। ठीक है, तो ये लाया गया था। अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल कहता है कि अनएम्प्लॉयमेंट रिजल्टिंग फ्रॉम इंडस्ट्रियल रीऑर्गेनाइजेशन टिपिकली ड्यू टू टेक्नोलॉजिकल चेंज रेदर देन फ्लक्चुएशन इन सप्लाई और डिमांड इज कॉल्ड व्हाट। तो देखिए, कई बार ऐसी कंडीशन हो जाती है कि मान लो कोई कंपनी थी, कंपनी ए थी, ये पहले क्या बनाती थी, ये पहले बनाती थी साइकिल, मान लो एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ, साइकिल। अब जो है साइकिल की कंपनी में उस समय खूब डिमांड था, तो बहुत लोग काम करते थे। मान लो यहाँ पे 1000 लोग काम करते थे इस कंपनी में, साइकिल बनाती थी। अब साइकिल की कितनी डिमांड रह गई है, बहुत कम हो गई है साइकिल। अब तो लोग मतलब इतने अफोर्डेबल हो गए हैं, अब इतना पैसा हो गया कि भाई वो अफोर्ड कर सकते हैं, कार कोई खरीद लेता है, कोई बाइक खरीद लेता है। तो साइकिल वाला जो डिमांड तो कम हुआ, बट किस रीज़न से कम हुआ, वो रीज़न था कि भाई रीऑर्गेनाइजेशन हुआ है, टेक्नोलॉजिकल चेंज आया है, लोग जो है टेक्निकली साउंड चीज़ें चाहते हैं। एक ज़माने में आप देखते थे ना कि टाइपराइटर खूब हुआ करते थे, अब कीवर्ड पे लोग काम करते हैं, वर्चुअल कीवर्ड आ गया, तो टाइपराइटर का तो ज़माना धीरे धीरे कम हो गया। तो जो लोग टाइपराइटर बनाने में कंपनी में काम करते थे, उनका तो जॉब चला जाता होगा कई बार। तो इस रीजन से अगर कोई अनएम्प्लॉय होता है, तो उस तरीके के अनएम्प्लॉयमेंट को हम कहते हैं स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। एक्सप्लेनेशन में देख लेते हैं। कहता है कि इट इज़ अ कैटेगरी ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट अराइजिंग फ्रॉम the mismatch between the job available in market and the skills of the available workers in the market. Many people in India do not get job due to the lack of requisite skills and poor educational level. ठीक है, अब मान लो कि कहीं पे ज़रूरत है भैया ए लेवल की, ठीक है, ए लेवल की मान लो टैली की ज़रूरत है, कुछ भी ज़रूरत है, कहीं पे चाहिए भैया कि डोएक का जो है आप ए लेवल लेके आओ,
और आपको आता है बिल्कुल बेसिक कंप्यूटर का, तो क्या वहाँ पे जॉब पा लोगे? नहीं पाओगे। इस तरीके से आप अनएम्प्लॉय हो गए, यानी कि स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है। टेक्नोलॉजिकल जो नीड है वो आप पूरा नहीं कर पा रहे हो। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कहता है कि डैश इज द अनएम्प्लॉयमेंट विच एग्जिस्ट इन एनी इकोनॉमी ड्यू टू पीपल बीइंग इन द प्रोसेस ऑफ मूविंग फ्रॉम वन जॉब टू अनदर। तो ये तो मैंने पहले भी बताया था कि फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट होता है। मैंने बताया था कि एक स्टील कंपनी थी, टाटा स्टील। बंदा ए काम करता था 10,000 रुपये में, उसको क्या मौका मिला कि भाई, उसको फील हुआ कि भाई नहीं, मुझे 10,000 में काम नहीं चल रहा, मुझे 12,000 चाहिए, तो उसने वेदांता में अप्लाई किया। और इस बीच में उसकी 2 महीने की नौकरी, 2 महीने वो अनएम्प्लॉयड रहा नौकरी के खोजने के चक्कर में। तो इस तरीके की जो अनएम्प्लॉयमेंट होती है उसे फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। वही मैंने बताया था कि डिस्गीज्ड अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है, जब काम है, मान लो कि मात्र 2 लोगों की, 10 लोग काम कर रहे हैं बिना मतलब से। जहाँ पे कम बंदे चाहिए वहाँ पे ज़्यादा काम कर रहे हैं, दिखाने के चक्कर में कि भैया हम भी एम्प्लॉयड हैं। तो उस तरीके की जो अनएम्प्लॉयमेंट होती है उसे डिस्गीज्ड अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है, मैंने बताया था कि सीजन की वजह से, इट अकर्स ड्यूरिंग द सर्टेन सीजन ऑफ ईयर। जैसे एग्रीकल्चर सेक्टर में बहुत देखने को मिलता है, जब रोपनी आती है, खूब बारिश हो गया झमाझम, खरीफ फसल के समय में, साउथ वेस्ट मानसून आ गया है, उस समय क्या है, सब धान बोने लगते हैं। गांव में आपको ना लेबर मिलेगा ही नहीं। तो और एक सीज़न ऐसा आएगा जब ये सब काम हो गया, तो आप ये मतलब चले जाओगे ना लेबर ढूंढने, एक जगह बोल दोगे तो वहाँ 10 लेबर मिल जाएंगे। तो ये भी होता है, ठीक है। तो सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट होता है। साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट होता है बिजनेस साइकिल्स की वजह से। हम जानते हैं कि कई बार क्या होता है कि बिजनेस बूम करता है, बहुत ज़्यादा बिजनेस बूम कर रहा है, लोगों के पास ज़्यादा पैसा आ गया है, तो लोग ज़्यादा डिमांड मांग रहे हैं किसी भी चीज़ की। तो उस साइकिल में जो है तो खूब लोग एम्प्लॉयड हो गए। लेकिन एक साइकिल ऐसा है जिसमें रिसेशन हो गया, इकोनॉमी गिर रही है, लोगों के पास पैसा ही नहीं है। तो वो क्या है, पैसा नहीं है तो फिर कंपनियां ज़्यादा प्रोडक्शन बनाएंगी नहीं, ज़्यादा नहीं प्रोडक्शन बनाएंगी तो लोगों की छटनी करेंगी, कुछ लोग अनएम्प्लॉयड होंगे। इस तरीके के अनएम्प्लॉयमेंट को साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। फिर आता है टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट, जिसको मैंने बताया था कि स्ट्रक्चरल भी बोलते हैं। ऐसा हो गया कि भाई आपका किसी जॉब में आपको चाहिए ओ लेवल का सर्टिफिकेट, ए लेवल का सर्टिफिकेट, और आपके पास है बेसिक नॉलेज कंप्यूटर का, तो क्या वहाँ पे आप एम्प्लॉय हो जाओगे? नहीं, अनएम्प्लॉयड हो गए आप। इस तरीके के अनएम्प्लॉयमेंट को टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। अगला सवाल देखते हैं। द अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएटेड एट सर्टेन टाइम्स ऑफ ईयर व्हेन द डिमांड फॉर द गुड्स एंड सर्विसेज आर लोअर देन नॉर्मल। इस तरीके की मैंने बताया था कि सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं इसको। अब देखिए, बीमारू स्टेट्स हैं, कुछ स्टेट्स का नाम बीमारू रख दिया गया है। इसका मतलब ये नहीं है कि ये सही में सिक स्टेट है। हाँ, एक टर्म्स में कह सकते हैं कि दे आर सिक स्टेट, इन टर्म्स ऑफ कि भाई यहाँ पे डेवलपमेंट इतना ज़्यादा नहीं है, इनकी जीडीपी इतनी अच्छी नहीं है, ग्रोथ इतना अच्छा नहीं हो रहा है। तो बीमारू स्टेट्स जो है, कुछ स्टेट्स का कॉम्बिनेशन है, जिसे एक शॉर्ट फॉर्म में बना दिया है। उसमें एम क्या है, एम उसमें है एमपी, मध्य प्रदेश। ठीक है, बीमारू में बीआई जो है बिहार के लिए है, एम जो है एमपी के लिए है, ए जो है इसमें अरुणाचल प्रदेश है, आर राजस्थान है, यू यूपी है। ठीक है। सो द टर्म बीमारू एन एब्रीविएशन फॉर बिहार, एमपी, राजस्थान एंड उत्तर प्रदेश, ठीक है, वॉज क्वाइंड बाई डेमोग्राफर आशीष बोस 1980 के दशक में, वेयर एम स्टैंड फॉर मध्य प्रदेश। अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल कहता है कि व्हाट परसेंटेज ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन इज एम्प्लॉयड इन एग्रीकल्चर। तो देखिए, आज भी हमारी 50% से ज़्यादा आबादी, यानी कि 55% आबादी जो है सब्सिस्टेंस के लिए, रोजी रोटी के लिए डिपेंडेंट है एग्रीकल्चर के ऊपर। बट एग्रीकल्चर का जो इस सेक्टर का जीडीपी में कंट्रीब्यूशन है सबसे लोअर है। सबसे ज़्यादा लोग यहाँ पे काम करते हैं, बट कंट्रीब्यूशन मात्र 16-15% के आसपास है, जो कि बहुत कम है। वही सर्विस सेक्टर की बात करें तो सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है जीडीपी में। तो अभी भी हमारे देश के ऑलमोस्ट हाफ से ज़्यादा लोग
जो है एम्प्लॉयड हैं एग्रीकल्चर सेक्टर में फॉर देयर सब्सिस्टेंस। तो आज भी भारत इस टर्म में एक एग्रेरियन कंट्री है। अगला सवाल देखते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट दैट अराइजेज व्हेन देयर इज ए जनरल डाउन टर्न इन बिजनेस एक्टिविटी। इस तरीके को मैंने बताया था साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। इस तरीके की एक समय बूम आया हुआ है, खूब प्रोडक्शन हो रहा है तो खूब लोगों को काम मिल रहा है, एक समय बिल्कुल बिजनेसेस जो है डाउन चली गई हैं तो खुद ही डाउन ही है तो प्रोडक्शन करेंगी, ज़्यादा नहीं करेंगी, प्रोडक्शन नहीं करेंगी तो अननेसेसरी लोगों को रख के पैसा तो देंगी नहीं, तो कुछ लोग बेरोजगार होंगे। इस तरीके की बेरोजगारी को साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशंस कंडक्ट्स द सर्वे ऑन एम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट। सर्वे करने का काम करता है एनएसएसओ, इसको बोलते हैं नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, जो कि डेटा कलेक्ट करता है कि भारत देश में मान लो देश में कितने लोग एम्प्लॉयड हैं, कितने लोग अनएम्प्लॉयड हैं, किस तरीके के अनएम्प्लॉयड हैं, सीजनल हैं, स्ट्रक्चरल हैं, साइक्लिकल हैं, किस तरीके के डिसगीज्ड हैं, ये सब काम करता है नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। अगला सवाल देखते हैं, विच कमिटीज रिकमेंडेशन आर बीइंग फॉलोड फॉर एस्टिमेटिंग पॉवर्टी लाइन इन इंडिया। तो ये कमेटी थी तेंदुलकर कमेटी। तेंदुलकर कमेटी 2005 में बैठी थी, इसके रिकमेंडेशन पे आया था पॉवर्टी लाइन को एस्टिमेट करने के लिए। ठीक है, तेंदुलकर कमेटी 2004 में बैठी थी और सबमिट किया था 2009 में रिपोर्ट। सो यहाँ पे देख सकते हैं कि बाकी कमेटियों के बारे में भी जान लेते हैं। थ्रू सी रंगराजन कमेटी इज़ द लेटेस्ट वन, बट लेटेस्ट वही है इस पॉवर्टी एस्टिमेशन से रिलेटेड, बट सो एज ए रिजल्ट बट द गवर्नमेंट डिड नॉट टुक ए कॉल ऑन दिस रिकमेंडेशन। सी रंगराजन के कमेटी के रिकमेंडेशन पे गवर्नमेंट ने कोई काम ही नहीं किया। तो तेंदुलकर कमेटी का जो रिकमेंडेशन था वही आंसर होगा, वही आज के डेट में यूज किया जा रहा है टू मेजर द पॉवर्टी। वही बात करें लकड़वाला कमेटी की, तो इसने भी जो है पॉवर्टी एस्टिमेशन पे काम किया, 1993 में बनी थी। इसने जो डिसाइड किया था, इसका बेस था कि किस बेस पे पॉवर्टी लाइन को डिसाइड किया जाएगा, तो इसने बताया कि कैलोरीफिक मेजरमेंट किया जाएगा। इन्होंने बोला कि रूरल एरिया में अगर कोई बंदा है और उसको एक दिन में 2400 कैलोरी मिल जाती है खाने से, 2400 कैलोरी मिल जाती है खाने से, तो वो गरीब नहीं है, वो गरीबी रेखा से ऊपर है। इन्होंने बोला कि अर्बन एरिया में कोई बंदा रह रहा है तो उसको ज़्यादा ना मतलब फिजिकल वर्क नहीं करना पड़ता है, वो क्या है मेंटल वर्क करता है, वो जाता है कंप्यूटर पे काम करेगा या फिर किसी भी तरीके काम करे, हल तो नहीं चलाएगा। तो अर्बन रीजन वाले लोगों को कम कैलोरी की ज़रूरत बताई इन्होंने बोला कि कोई अर्बन रीजन में बंदा रहता है तो मात्र अगर उसको 2100 कैलोरी पर डे मिल जाती है तो वो गरीबी रेखा से ऊपर है। तो लकड़वाला फॉर्मूला जो है ये बेसिस इसका क्या था, कैलोरीफिक मेजरमेंट। तेंदुलकर कमेटी बैठी 2004 में जैसा मैंने बताया, और 2009 में इसने रिपोर्ट सबमिट कर दिया। इसने बोला कि पर कैपिटा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर देखो, कोई बंदा जो है पर मंथ में ना कंजम्पशन के ऊपर कितना खर्चा करता है, खाने पीने के ऊपर, ये मत देखो कैलोरी कितना लिया, कंजम्पशन के ऊपर खर्चा कितना करता है। उन्होंने बोला कि रूरल एरिया में कोई बंदा रहता है और 446 रुपये 68 पैसा खर्च कर देता है एक महीने में, तो इसका मतलब ये है कि वो गरीबी रेखा से ऊपर है। और अर्बन एरिया में कोई रह रहा है तो अर्बन एरिया में चीज़ें महंगी मिलती हैं। अब गांव में सब्जी खरीदोगे तो 10 रुपये में 1 किलो आलू मिल जाएगा, शहर में चले जाओगे तो 40-40 रुपये मिलता है। तो अर्बन एरिया का बंदा है तो उसको 578 रुपये 80 पैसा पर मंथ में खर्च कर देता है कंजप्शन के ऊपर, तो वो ऊपर है पॉवर्टी लाइन से। अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल कहता है कि इकोनॉमिस्ट डिफाइन अनएम्प्लॉयड पर्सन एज वन who is not able to get even 1 hour of work in how many days। तो करेक्ट आंसर होगा in half a day। हाफ अ डे मतलब कि 12 घंटे में अगर एक बंदे को 1 घंटे का भी काम नहीं मिलता है, हाफ अ डे में उसे कोई 1 घंटे का भी काम नहीं मिलता है, इसका मतलब है कि बंदा वो अनएम्प्लॉयड है। तो अनएम्प्लॉयड का भी डिफिनीशन है भैया, ये मत सोचना कि अनएम्प्लॉयड है तुम काम बिल्कुल 1 घंटे भी कर रहे हो ना 12 घंटे में तो आप अनएम्प्लॉयड नहीं हो। अब किस तरीके का काम करो वो अलग बात है, ठीक है। सो अनएम्प्लॉयड पर्सन इज़ वन हु इज़ नॉट एबल टू गेट इवन 1 hour ऑफ वर्क इन हाफ अ डे।
अनएम्प्लॉयमेंट रेट इन इंडिया टिल मार्च 2022 इट वाज 7.60%। अगर देखें कि कैसे कैलकुलेट किया जाता है अनएम्प्लॉयमेंट रेट, ठीक है, तो ये जो होता है ये नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड पर्सन्स देखे जाते हैं बाई टोटल लेबर फोर्स। मान लो कि एक देश में काम कर, लेबर फोर्स वैसा फोर्स होता है जो कि 15 से 59 के बीच में, ऐसे फोर्स को लेबर फोर्स कहते हैं, ठीक है। यंग पॉपुलेशन है, काम कर सकता है, तो इनकी संख्या नीचे होगी और सबसे ऊपर होगी नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड, इनटू 100 कर दो, आपको अनएम्प्लॉयमेंट रेट मिल जाएगा। अनएम्प्लॉयमेंट का डाटा कहाँ कहाँ से लिया जा सकता है? सेंसस जो होता है हर 10 साल में, वहाँ से भी पता चलता है कि कौन लोग एम्प्लॉयड है, कौन लोग अनएम्प्लॉयड है। आप देखे होंगे ना कि सेंसस आता है घर में, तो जो लोग आते हैं वो पूछते हैं कि आपके घर में कौन कौन नौकरी करता है, पूछते हैं कि इनकी सैलरी कितनी है, सब पूछ के ले जाते हैं। नेशनल सैम्पल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन भी अनएम्प्लॉयमेंट का डेटा दे सकता है। डायरेक्टर जनरल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एंड ट्रेनिंग के पास भी ये डेटा रहता है। अगला और इस टॉपिक का आखिरी सवाल, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया इन इंडिया। तो मैंने बताया था कि हमारे एक ग्रैंड ओल्ड मैन बोले जाते हैं, ठीक है, ये हैं दादा भाई नौरोजी साहब, ठीक है। इन्होंने पहला अटेम्प्ट किया था पॉवर्टी लाइन निकालने का। तो इन्होंने किताब भी लिखी थी पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया। इन्होंने ड्रेन थ्योरी को काफ़ी प्रमोट किया था। इन्होंने बोला था कि अंग्रेज़ जो है ना हमारा पैसा लेके जा रहे हैं बाहर। बड़े आसान शब्दों में लोगों को समझाया था इन्होंने। बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी दादा भाई नौरोजी, इन्होंने किताब लिखी पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया। सो दोस्तों ये फेस वाला वीडियो कैसा लगा बताना, कि आपको ऐसी ही वीडियो लगातार चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर देना, वरना मैं वैसे दोनों में कंफर्टेबल हूँ, दिक्कत नहीं है कि फेस के साथ बनाना है या फिर नॉर्मल जैसे चल रहा था वैसे। बाय बाय।